धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है अगर भोंपू मीडिया का कोई दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कोर्ट बुलेटिन आपके सामने रखे तो किस तरीके से रखेगा, थोड़ा देख लीजिए। वो कहेगा धाकड़ खबर के न्यूज रूम से वो है फलाना और वक्त हो चला है। जी हाँ, वक्त हो चला है बोलेगा वो कोर्ट संबंधित खबरों का बुलेटिन आपके सामने रखने का, क्योंकि उसका चैनल तो सैटेलाइट है जी, 24 घंटे चले। हमारा चैनल कौन सा सैटेलाइट है जी, हम तो किस टाइम रिकॉर्ड कर रहे, किस टाइम थारे सामने खबर डाल रहे, कुछ पता थोड़ी है। इसलिए वो उस अंदाज में बोलता है, लेकिन धाकड़ खबर अपने अंदाज में चीज़ें आपके सामने रखता है। आप लोग जिस तरीके से प्यार करते हैं धाकड़ खबर को और भरोसा दिखाते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है लखनऊ से। लखनऊ की एमपी एमएलए की विशेष अदालत या यूं कहें स्पेशल कोर्ट ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी को जमानत दे दी है। अब वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि उनके खिलाफ जो पूरा मामला रचा बसा गया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहले एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद उन पर एनएसए लगा दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। उनको गिरफ्तार उस वक्त किया गया जब वो गोरखपुर के अंदर अपने अस्पताल में कोई ऑपरेशन कर रहे थे। गोरखपुर की पुलिस पहुंची, कहा कोई बड़े साहब बीमार हैं, ये भागे भागे दौड़े से आए और इनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में इनको लखनऊ पुलिस के हवाले कर दिया। पता ही है आपको, इन पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया था जब इन्होंने पूरा अखबार में एक विज्ञापन दे दिया था और उसके अलावा जो पर्चे वगैरह इन्होंने छपवा दिए थे। लेकिन ये सत्ता आदित्यनाथ योगी की है, यहाँ बोलने वालों को ऐसे ही जेल में डाला जा सकता है। आप देख रहे होंगे आजकल भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सब दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसको तो दिखा रहे हो, यहाँ सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है उनको देशद्रोही बताते हो। ये सोच उन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की बन चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजनीतिक रैली पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। जी हां, हम कानून का सम्मान नहीं करेंगे साहब। कहने को हम कानून के सबसे बड़े हिमायती हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आ जाएगी ना, हमारा काम धंधा रुक जाएगा तो हम तो उसको चैलेंज करेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने की ग्वालियर बेंच ने, आपको पता है हाल फिलहाल में अभी एक फैसला सुनाया जिसके जस्टिस जो हैं शील नागू और दूसरे जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, उन्होंने राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक फैसला दिया था, उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा भीड़ अगर जुटेगी तो कोई भी शख्स फोटो खींच के वीडियोग्राफी करा के एफआईआर दर्ज करा सकता है। धाकड़ खबर ने इस खबर से आपको अवगत कराया था, लेकिन मामला रुका नहीं, भीड़ें जुटती रही। अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जाती है। तो अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जी बिहार में रैली हो रही जी, वहाँ रैली पर रोक ना लग रही, वहाँ भी तो कोरोना चल रहा, तुम्हारे यहाँ क्यों कर रोक लगा दोगे। तो ये अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरीके से फैसला देता है और हाईकोर्ट में भी कब तक वो रैलियों का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि कोरोना का दौर तो गया नहीं है ना। खुद प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन हटाए, कोरोना नहीं गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ताहिर हुसैन की बात कर लेते हैं। ताहिर हुसैन को एक बार फिर अदालत ने झटका दिया है। 3 मामलों में वो जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, किसी एक भी मामले में उनको जमानत नहीं मिल पाई है। दिल्ली की एक कोर्ट है जिसको कड़कड़डुमा कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक जिला अदालत है और जो दंगे हुए हैं वो इसी अदालत से संबंधित एरिया में हुए हैं। तो ज्यूरिस प्रिडिक्शन के हिसाब से इसी अदालत में सारे मामले सुने जा रहे हैं। अब जमानत लेने के लिए ताहिर हुसैन ने अर्जी दी, जिस पर अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। साफ कहा कि उनके बाहर आने से सबूत और गवाह प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उनको इस मौके पर जमानत नहीं दी जा सकती है। पुलिस उनकी जमानत का विरोध यही दलील देते हुए कर रही थी, जिसको कोर्ट ने मान लिया। बता दें इससे पहले भी ये कोर्ट उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने नहीं सुना, कहा कि निचली अदालत में जाइए वो सुनेगी। अब निचली अदालत में फिर आए तो निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, यानी कि ताहिर हुसैन को अभी और लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। हो सकता है भोंपू मीडिया वाले इस पर भी एक डिबेट शो करने लग जाएं, क्योंकि बिहार में ज़मीन तैयार करनी है साहब के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
अवमानना मामले में राज्यपाल को हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। वो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नाम है भगत सिंह कोश्यारी, शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं BS कोश्यारी। उत्तराखंड के वो CM भी रह चुके हैं। जिस वक्त वो CM थे उनको एक बंगलो अलॉट हुआ। बंगलो उन्हें खाली कर देना था CM से हटने के बाद, लेकिन आज तक उन्होंने बंगलो खाली ना करा। जी, पिछले साल उनको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई बंगलो खाली नहीं कर रहे हो तो बंगलों का किराया जो है वो बाजार भाव से दो, बिजली पानी का जो किराया है वो बाजार भाव से दो। लेकिन इन्होंने ना तो बंगलो खाली करा ना किराया दिया। इस मामले को लेकर एक NGO हाईकोर्ट पहुंची है और उसने हाईकोर्ट को अपने ही आदेश की याद दिलाई और कहा कि साहब आपने ये आदेश दिया, आज तक इस पर अमल नहीं हुआ, तो ये तो अवमानना बन रही है। कोर्ट ने भी माना कि हाँ अवमानना बन रही है और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया अवमानना का महाराष्ट्र के राज्यपाल को। लेकिन किसी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ने बताई ये खबर ना बताने का, क्योंकि ये तो वो बेशरम राज्यपाल हैं जो एक संवैधानिक सीट पे बैठ के कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री को कि क्या सेकुलर हो गए हो। मानसिकता देखिएगा कहाँ इनकी चलती है। जस्टिस शरद कुमार ने ये जो है रूलक द्वारा नाम की एक NGO की अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। पिछले साल 3 मई 2019 को हाईकोर्ट ने वो फैसला दिया जिसके बारे में मैंने बताया कि भैया बाजार भाव से किराया दो, लेकिन ना इन्होंने किराया दिया ना आज तक बिजली पानी का इन्होंने कोई भुगतान किया। NGO का कहना है कि संस्थान जो हैं भुगतान करने वाली एजेंसियां जो है उन्होंने इनको 60 दिन का एक आखिरी नोटिस भी जारी किया कि 60 दिन में आप पैसे जमा करवाओ, नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। बता दें एक मामला और हाईकोर्ट में विचाराधीन है। प्रदेश सरकार ने अपने इन मुख्यमंत्रियों को बचाने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कानून पास कर दिया विधानसभा से कि भैया अब जिंदगी भर रह सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रह नहीं सकता और प्रदेश सरकार कह रही है रह सकता है। उस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। देखना दिलचस्प होगा, इधर अवमानना का मामला और उधर विधानसभा से पास हुए कानून का मामला, ये दोनों आपस में एक जगह सुने जाते हैं या अलग अलग रहते हैं, और रहते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं नजर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2018 की पुलिस भर्ती में फोटो मिसमैच का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। महिला अभ्यर्थी के फोटो के ऊपर पुरुष अभ्यर्थी का फोटो चिपका दिया गया है, जिससे फोटो मिसमैच हुआ और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उसी से नाराज होकर ये लोग पहुंचे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ साजिशन किया गया। कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, मामला विचार करने योग्य है। तो जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है और सुनवाई की अगली तारीख 9 नवंबर निर्धारित कर दी है। देखेंगे सरकार क्या जवाब लेके कोर्ट में पेश होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है, हालांकि उनको जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है। यह फैसला आने के बाद सरकार पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से सामने अड़ती है। बता दें आपको, लखनऊ का एक थाना है जिसे हजरतगंज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक FIR दर्ज की जाती है जिसमें कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्दुल्ला अंसारी जो हैं डाली बाग एक इलाका है, वहाँ पे एक मकान अवैध रूप से उन्होंने कब्जा लिया है, उस पर निर्माण कर रहे हैं और धोखाधड़ी से उन्होंने ज़मीन कब्जाई है। उनके खिलाफ ये मुकदमा लिख दिया गया। कुछ ही दिन बाद उन दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। दोनों को फरार दिखाया। अपनी जान बचाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट में मामला चला। सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया और अब जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस संगीता यादव की बेंच ने उनको बड़ी राहत दी है। एडवोकेट जनरल, हिंदी में बात करें तो महाधिवक्ता की दलीलों को कोर्ट ने कहा ये क्या मिथक लेके यहाँ पे आ गए हो, सारी आपकी दलीलें मिथ हैं। ये बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए हैं जिस वक्त आप इन पे बता रहे हो कि इन्होंने जमीन कब्जा ली। शर्म आनी चाहिए। आपकी ये FIR लगता है कि सुनियोजित ढंग से इनको फंसाने के लिए रची गई है। बहुत बड़ी टिप्पणी है। हम कोशिश करेंगे इस मामले पर इनके वकीलों से बात करने की। कोर्ट कह रहा है ये बच्चे पैदा भी नहीं हुए, बेशर्मी देख लो, उस वक्त दिखा रहे हो कि इन्होंने कब्जा कर लिया। ये मुकदमा ही फर्जी है। लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में तो दम ना है जी। और इन लोगों ने कभी अपनी मीडिया बनाने की कोशिश नहीं की, अपने धंधे अपनी कोठियां बनाने की जरूर कोशिशें की है।
तो ये एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत मिली है। डालीबाग वाले मामले में भी पहले राहत मिली थी। उस घर को तोड़ने पर एलडीए जो तोड़ने जा रहा था, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस पर भी रोक हाई कोर्ट ने लगा दी थी। अब देखेंगे इस मामले में जांच प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी वो कैसे कैसे बढ़ेगी। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रस्ट मामले में लगा है सपा सांसद आजम खां को तगड़ा झटका। जी हां, हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खान को तगड़ा झटका दिया है। किस मामले में तगड़ा झटका दिया है वो आपको बताएंगे बाद में, लेकिन पहले समझ लीजिए कि कौन सी बेंच ने इनको झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम है अंजनी कुमार मिश्र। उनकी बेंच ने आजम खान को ये झटका दिया। अब झटका किस मामले में दिया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी है, उसमें अनुसूचित जाति यानी कि दलितों की ज़मीन ली गई है, और दलितों की जो ज़मीन है उसको लेने की बाकायदा प्रक्रिया है, उसी के बाद उनकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम ये रजिस्ट्री नियमों को ताक पर रखकर करा ली गई है। उसी के चलते कोर्ट ने माना है कि यूपी जमींदारी उन्मूलन एक्ट, नोट कर लीजिए इसको, यूपी जमींदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 157 के तहत नियमों का उल्लंघन करके दलितों से ज़मीन ली गई है, अनुसूचित जाति के लोगों से ज़मीन ली गई है, जो कि नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ ज़मीन की देखरेख करते हैं, उस पर बो खा सकते हैं, रह सकते हैं। उनकी ज़मीन का असल मालिक सरकार होती है। सरकार की मर्जी के बगैर उनकी ज़मीन किसी और को नहीं दी जा सकती। जैसे आप गाँव में रहते होंगे तो जानते होंगे, कोई दलित समाज का आदमी है, वो अपनी ज़मीन बेच सकता है तो किसी दलित समाज के आदमी को तो दे सकता है, वैसे ही नहीं बेच सकता है। वैसे बेचने के लिए पूरी एक प्रक्रिया है, पूरी उसको सरकार से एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो बेच सकता है। इस मामले में अदालत ने माना है कि उल्लंघन हुआ है, और जो फैसला इस मामले को लेकर राजस्व परिषद ने यानी कि रेवेन्यू जो बोर्ड है उसने जो फैसला सुनाया है, रेवेन्यू काउंसिल ने जो फैसला सुनाया है, उसमें दखलंदाजी करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें आपको, राजस्व परिषद का फैसला आजम खां के खिलाफ है, उसी को चुनौती देने के लिए पहुंचे थे हाई कोर्ट। इसके अलावा और भी बता दें, याद दिला दें कि आजम खां अपनी पत्नी तंजीम फातिमा, अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। गिरफ्तार वो रामपुर से हुए हैं। 100 के करीब उन पे मुकदमे हैं। खबर यह है कि 80 से ज़्यादा मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। कुछ दिनों में शायद वो बाहर आ जाएं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या उनके वही तेवर रहते हैं या जेल में रहने के बाद उनके कुछ तेवरों में बदलाव आ जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पेंशन में बढ़ती जा रही असमानता को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के तहत जितने भी सुरक्षा कर्मी आते हैं उनको पुराने हिसाब से पेंशन दी जा रही है, जबकि गृह मंत्रालय के तहत जो सुरक्षा कर्मी आते हैं उनको 2004 के नए कानून के मुताबिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। बता दें आपको, गृह मंत्रालय के तहत आने वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं उसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल्स के जवान हैं, जिनको 2004 के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 2004 की योजना के तहत उन्हीं लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा सकता है जो पहले से अपनी तनख्वाह में से पैसा कटवा रहे हों कि उन्हें बाद में पेंशन चाहिए, और उससे पहले वालों को ऐसा नहीं है जैसे सबको मिलती आ रही है, भैया ग्रेजुएटी का पैसा मौके पे मिल जाता है और सरकार बाद में पेंशन देती है। ये 2004 में कानून बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और इन सब लोगों की पेंशन बंद कर दी थी। कहा ये भेदभाव है, इनको भी पुराने हिसाब से ही, जो ये तमाम जवान हैं इनको भी पुराने हिसाब से ही पेंशन दी जानी चाहिए। कोशिश करेंगे इस मामले पर कोई जो ये जवानों की संस्था है उसका मत आपके सामने रखें, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं और क्या डिमांड अब उनकी है, क्योंकि पैरामिलिट्री वाले जो हैं जब ये मर जाते हैं तो इनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। आपको पता होना चाहिए पुलवामा के जवानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि बॉर्डर पे असल यही रहते हैं, सेना पीछे रहती है। ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके तहत। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है, आपको नोट करनी चाहिए। जब आप पैसा देके कोई सुविधा लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेवा, और सेवा कर देना पड़ता है। अब सेवा कर अगर देना पड़ता है तो जिस आदमी ने आपसे सेवा ली है, अगर उसको सेवा सही से नहीं मिली है तो वो आपको उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कोर्ट में घसीट सकता है, यहाँ पे मुकदमा कर सकता है। तो ऐसे ही जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी पैसा लेते हैं, एडमिशन के नाम का पैसा लेते हैं, एडमिट कार्ड के नाम पर पैसा लेते हैं, पढ़ाने का पैसा लेते हैं। तो जब वो पैसा लेते हैं तो क्यों ना उनको उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में लाया जाए।
यही मांग करते हुए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कहा गया है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ को इस दायरे में लाया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और उनके साथ जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर ये बड़ी बेंच सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। ये 3 जजों की बेंच इसलिए बनाई गई है क्योंकि इनका साफ कहना है कि इसको लेकर कभी कुछ फैसला है, कभी कुछ फैसला है अदालतों का। तो ऐसे में एक बेंच बननी चाहिए जो विस्तृत रूप से इस मामले की सुनवाई करे और एक फैसला दे जिसको नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस बाबत ये तमिलनाडु की विनायक मिशन यूनिवर्सिटी है, उसको 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल किया गया है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और उसी में कहा गया कि भैया जब पैसे दे रहे हैं और ये पढ़ाई दे रहे हैं बदले में, तो ये सेवा के दायरे में आ रहा है, तो इन पे सेवा पाने वाले आदमी का अधिकार बनता है कि सेवा अगर अच्छी ना मिले तो वो इनको कोर्ट में घसीट सके। बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है सुनवाई और इस पर बनाए रखिएगा आप भी नज़र और बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।